हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसे ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का जो है ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जिससे कि आपका जो पिछली वीडियो में हमने जो भी कुछ किया था वो सारा का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो क्या किया था, वो हमने किया था कि फादर ऑफ हिस्ट्री आपके हेरोडोटस हैं। फिर हमने हिस्ट्री यानी कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल आता है, आद्यैतिहासिक काल आता है, ऐतिहासिक काल आता है। फिर हमने क्या किया, इन तीनों ऐतिहासिक काल में से जो है हमारा जो फर्स्ट आता है प्रागैतिहासिक काल, उसको अच्छे से पढ़ा, जिसकी खोज की रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने की थी। और फिर इस प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 युगों में बांटा, जो कि आपके जगेनस जॉनसन ने बांटा था। फर्स्ट युग जो आपका आता है यहाँ पे पाषाण काल, सेकंड कांस्य युग, थर्ड आता है आपका लौह युग। फिर जो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल को हमने तीन काल में फिर हमने जो है प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में जो बांटा है, उसमें जो हमारा फर्स्ट काल यानी कि पहला युग जो आता है आपका, वो आता है पाषाण युग या पाषाण काल। फिर पाषाण काल को हमने जो है 3 भागों में बांटा, जो कि हमारा पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इन तीनों पाषाण काल में से हमारा जो नवपाषाण काल है वो हमारा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। फिर हमने क्या किया कि इन तीनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से अपने जो है कि स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बने थे, वो हमने लर्न किए। उसके बाद हमने क्या किया, नवपाषाण काल के बाद हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जो पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो आपका हड़प्पा, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था, जो कि रावी नदी के किनारे था। और दूसरा स्थल जो खोजा गया वो आपका था मोहनजोदारो, जो कि राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे खोजा था। और जो मोहनजोदड़ो है ये आपका लरकाना जिले में स्थित है। ऐसे ही जो है भारत के नगरों में सबसे बड़ा नगर हमने पढ़ा था राखीगढ़ी हिसार है। फिर हमने नेक्स्ट किया था जो आपका किया था कि वैदिक काल जो था उसका टाइम पीरियड जो आपका था वो 1500 से लेकर 600 BC था। और फिर वैदिक काल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ऋग्वैदिक काल जिसे कि हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है आपका 1500 से लेकर 1000 BC तक था। और दूसरा जो पार्ट था वैदिक काल का वो था आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड जो था वो 1000 से लेकर 600 BC था। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता माने गए थे वो आर्य माने थे, और आर्य जो शब्द दिया था वो आपके मैक्स मुलर ने दिया था। और फिर उसके बाद हमने किया था कि जो आर्य आए थे उनका निवास स्थान जो है अलग अलग जो आपके विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग माना गया है। जैसे मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो आर्यों का निवास स्थान माना गया है वो आपका मध्य एशिया, ऐसे बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, और डॉक्टर संपूर्ण आनंद के अनुसार आल्प पर्वत क्षेत्र जो कि यूरेशिया का पार्ट है ये आपका माना गया। फिर हमने क्या किया कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो हमारे स्रोत हैं वो हमने लर्न किए कि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हमें जहाँ जहाँ से मिलती है वो स्रोत हमारे कौन कौन से हैं। तो इनमें आपके 2 टाइप्स के जो आपके स्रोत आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट आता है हमारा वो आता है साहित्यिक स्रोत, सेकंड आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने पढ़ा था बोगाज अभिलेख, गौरिक मृदबाण साक्ष्य, चित्रे दूसर मृदबाण साक्ष्य। फिर आ जाते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत, जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों में जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है वो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे। फर्स्ट है वेद, फिर है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो हमने किया था कि जो हमारे ये साहित्यिक स्रोत है और जो साहित्यिक स्रोतों में वेद है और जो वेदों में हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद सिर्फ हमारा जो ऋग्वेद है दोस्तों, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोतों में जो हमारा वेदों में से सिर्फ हमारा जो फर्स्ट वेद यानी कि ऋग्वेद है, यही हमारा जो है सिर्फ पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। और इसको छोड़कर जो भी हमारे साहित्यिक स्रोत बचे हैं, जैसे हमारा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सारे के सारे दोस्तों जो है आपका ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों, हमने जो हमारे साहित्यिक स्रोत है जो कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं, उन सभी स्रोतों में से हमने जो है वेदों को पढ़ा था, वेदों के बारे में पढ़ा था अच्छे से। वेदों में जो है हमने ऋग्वेद को पढ़ा था, ऋग्वेद के बाद हमने यजुर्वेद को पढ़ा था, यजुर्वेद के बाद सामवेद को पढ़ा था, सामवेद के बाद अथर्ववेद को पढ़ा था। अब हम जो कर रहे थे दोस्तों कि जो हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित साहित्यिक स्रोत हैं जो कि हमारे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं, उनमें से हमने अभी जो है दोस्तों वेदों को अच्छे से पढ़ लिया था।
और अब वेदों के बाद जो हम करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो हम ब्राह्मण ग्रंथ को जो है दोस्तों अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है हमें जानकारी देते हैं। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन तो यही उठता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, क्या होते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे वेद हैं उनकी जो पहले लैंग्वेज थी दोस्तों, वेदों की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा कठिन लैंग्वेज थी, जिनको जो है पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो उनकी लैंग्वेज को आसान रूप देने के लिए हमने क्या किया, अलग से एक तरह से ग्रंथ बनाए। वेदों को पढ़ने के लिए हमने अलग से एक तरह से ग्रंथ बनाए, जैसे कि ऋग्वेद का अलग से ग्रंथ बना दिया, यजुर्वेद का अलग से ग्रंथ बना दिया, सामवेद का अलग से ग्रंथ बना दिया और आपका अथर्ववेद का अलग से ग्रंथ बना दिया। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको कि जो आपके वेद थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, और उनको आसान रूप में पढ़ने के लिए हमने क्या किया, आसान रूप में एक तरह से अलग से एक तरह से ग्रंथ बनाए, जिनका नाम पड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। तो उनको ही हम जो है दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे। तो वेदों को जनमानस तक सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा। वही लाइन है, वही मीनिंग है, मतलब कि जो वेद थे आपके उनकी लैंग्वेज जो थी वो कठिन थी, और उस कठिन लैंग्वेज को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए हमने क्या किया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए। तो ऐसे ही जो है दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है दोस्तों वो आपका ऐत्रेय और कौशिकी है। यानी कि दोस्तों जो आपके ऋग्वेद हैं उनकी लैंग्वेज जो है आपकी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, और उसको आसान रूप देने के लिए, उसकी लैंग्वेज को आसान रूप देने के लिए हमने जो है दोस्तों अलग से उनके जो है आसान लैंग्वेज में ग्रंथ बनाए, जिनका नाम हमारा जो पड़ा ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। तो ऐसे ही जो है दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है आपका दोस्तों वो ऐत्रेय या कौशिकी है। उसके बाद जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है वो आपका शतपथ ब्राह्मण और तैत्त ब्राह्मण है। नेक्स्ट है आपका सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम आपका जैमिनी और पंचविश ब्राह्मण है। ऐसे ही अथर्ववेद के आपके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गौपद ब्राह्मण है। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो है दोस्तों आपका, शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, तो वो आपका जो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों कि वेदों को समझने के लिए हमने जो है 6 वेदांग बनाए हैं। वेदों को समझने के लिए हमने 6 वेदांग कौन कौन से बनाए दोस्तों, फर्स्ट है हमारा शिक्षा, फिर है ज्योतिष, फिर है कल्प, व्याकरण, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका छंद, और फिर है निरुक्त। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा है उसमें क्या था, वेद मंत्र उच्चारण की विधि थी, कि वेदों के जो मंत्र थे उनका उच्चारण करने की एक तरह से विधि थी, किसमें, शिक्षा में, जो कि आपका एक तरह से वेदांग है वेदों का। फिर नेक्स्ट है आपका ज्योतिष। ज्योतिष के जन्मदाता जो आपके माने जाते हैं वो लगध माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कल्प। तो कल्प में क्या था दोस्तों आपका, यज्ञ की विधियाँ थी आपके कल्प में। फिर नेक्स्ट है व्याकरण। तो व्याकरण का आपका जो पहला ग्रंथ है वो आपका पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। और छंद जो है दोस्तों आपके छंद के जन्मदाता जो माने जाते हैं वो आपके पिंगल माने जाते हैं। फिर निरुक्त के बारे में जो है दोस्तों ये वेदों का शब्दकोश होता है। अब देखिए दोस्तों हमने जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों में हमने जो है दोस्तों वेदों को पढ़ लिया, ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया। अब जो हम करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे आरण्यक, और उसके बाद करेंगे हम उपनिषद। तो अब हम आरण्यक के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं कि आरण्यक होते क्या हैं और इसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो क्या क्या बनते हैं। तो आरण्यक के बारे में पढ़ लेते हैं। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई होती हैं। आरण्यक में क्या होता है, इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई होती हैं। तो ऐसे ही जो है ऋग्वेद से संबंधित हमारा जो आरण्यक है उस आरण्यक का नाम है ऐत्रेय और कौशिकी आरण्यक। ऐसे ही यजुर्वेद के आरण्यक का नाम क्या है, तैत्रेय और मैत्रेयी आरण्यक। ऐसे ही सामवेद के आरण्यक का नाम क्या है, छांदोग्य या जैमिनी आरण्यक। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है आपका कोई भी आरण्यक नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि कौन से वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आपका जो अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक हमारा नहीं मिलता। तो अब तक जो है हमने फ्रेंड्स साहित्यिक स्रोतों में वेदों को पढ़ लिया,
ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लिया, अरण्यक को पढ़ लिया, जो कि हमारे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो बचा है उपनिषद। हम उपनिषद के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। उपनिषद के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे उपनिषद हैं, यहाँ से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है और यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या बनते हैं। उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद जो है फ्रेंड्स आपका भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। और उपनिषद का वैसे मतलब क्या होता है, उपनिषद का मीनिंग क्या होता है? एक गुरु के द्वारा शिष्य को पास बैठकर दिया हुआ ज्ञान का मतलब होता है उपनिषद। फिर नेक्स्ट है शिक्षण संबंधी समस्याओं का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में दिया गया है? तो शिक्षण संबंधी समस्याओं का जो आपका वर्णन है वो आपका उपनिषद में मिलता है। कुल उपनिषदों की संख्या जो है आपके वो 108 है। और जो 108 उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में से जो आपके सबसे प्राचीनतम जो आपके उपनिषद माने जाते हैं वो सिर्फ इनमें से 11 या 12 ही माने जाते हैं, जिनमें से जो है कि एक है ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांड्यूक, बृहदारण्यक, प्रश्न, छांदोग्य, कौशिकी, ऐत्रेय, तैत्रेय आपके उपनिषद जो हैं वो आपके मेन माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेतन और यम का संवाद किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? तो आपका जो है नचिकेतन और यम के बीच जो आपकी बातचीत हुई है उनका जो आपका वर्णन मिलता है हमें, तो वो आपका कंठोपनिषद में मिलता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल में जो आपके राजा अश्वपति थे वो आपके कैकेयी के शासक थे। फिर नेक्स्ट है मोक्ष की प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक ग्रंथ में है? तो मोक्ष की प्राप्ति के साधन की जो चर्चा है वो आपके उपनिषद ग्रंथ में है। उपनिषद जो आपका वैदिक ग्रंथ है इसमें जो है आपके मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा है। फिर नेक्स्ट जो है याज्ञवल्क्य और गर्गी के बीच में जो संवाद मिलता है हमें, यानी कि जो याज्ञवल्क्य है और गर्गी के बीच बातचीत का जो हमें वर्णन मिलता है वो आपके किस उपनिषद में मिलता है? वो भी जो है आपका वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर नेक्स्ट यज्ञ की तुलना जो आपकी फूटी नाव से की गई है वो आपके किस उपनिषद में की गई है? तो वो भी आपकी बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। फिर नेक्स्ट है अस्तो माँ सदगमे वाक्यांश हमने जो है वो कहाँ से लिया है? तो ये भी जो है फ्रेंड्स आपने बृहदारण्यक उपनिषद में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है भक्ति की भावना सबसे पहले दिखाई दी थी किस उपनिषद में दिखाई गई थी? भक्ति की भावना सबसे पहले श्वेताश्वर उपनिषद में। फिर नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपका वैदिक सभ्यता से संबंधित आपका रहेगा। तो मैंने फ्रेंड्स जो है आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पहले ही बताया था कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है उसका टाइम पीरियड क्या है और जो हमने जो है वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको नहीं पता तो हम जो है दोस्तों अब उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने किया था कि जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल का जो हमारा टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से लेकर 600 BC है। और ऐसे ही जो है हमने वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि एक हमारा ऋग्वैदिक काल जिसके हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो है आपका फ्रेंड्स 1500 से लेकर 1000 BC है। और दूसरा हमारा जो था वो आपका उत्तर वैदिक काल का जिसका टाइम पीरियड जो है आपका वो 1000 से लेकर 600 BC है। तो इसी के बारे में जो है हम फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट जो हमारे फैक्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमने 2 पार्ट्स किए हैं वैदिक काल के, जिसमें हमने किया पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो जो हम देख लेते हैं कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो हमारे तथ्य हैं वो यहाँ से हमारे क्या क्या बनते हैं। तो इस समय जो है लोग कबीला बनाकर रहते थे जिन्हें जो है जन कहा जाता था। जन की जो रक्षा करते थे वो राजा करते थे, जिनके जो है अधिकार बहुत ही सीमित हुआ करते थे। राजा के अधिकारी को रत्नेन कहा जाता था और यहाँ पे जो है वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हुआ करती थी, यानी कि जो लोगों को जाति में बांटा जाता था, अलग अलग जातियों में बांटा जाता था, वो कर्म के यानी कि उनके काम के आधार पर बांटा जाता था। इनके जो प्रमुख देवता हुआ करते थे वो आपके इंद्र और पुरंदर हुआ करते थे। इस काल की जो 3 महिलाएं जिन्हें विदुषी कहा गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि जो आपके इस काल की 3 जो महिलाएं हैं उन जिनको जो है विदुषी कहा गया वो कौन कौन है। एक मैं आपको बता देता हूँ, लोपा, दूसरी है घोषा और तीसरे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फिर नेक्स्ट जो है आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित तथ्य हैं।
तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित तथ्य हमारे क्या क्या बनते हैं यहाँ पे। इस समय जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया था और राजा के जो अधिकार थे वो बढ़ने लगे थे और जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया था। ऊपर हमने देखो क्या किया था फ्रेंड्स कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल था इस समय लोग कबीला बनाकर रहते थे जिन्हें जन कहा गया था, और नेक्स्ट वाले में जो हमारा उत्तर वैदिक काल था उसमें जन का आकार बढ़ गया था। यहाँ पे जन की जो रक्षा करते थे राजा करते थे जिनके सीमित अधिकार हुआ करते थे। वहाँ पे जो अधिकार हैं राजा के वो वहाँ पे एक तरह से बढ़ चुके थे उनके अधिकार। देखो यहाँ पे कि इस समय जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया था और राजा के अधिकार यहाँ पे जो है बढ़ने लगे थे और राजा का पद क्या हुआ था, वंशानुगत हो गया था। फिर नेक्स्ट है कि जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पे, तो वर्ण व्यवस्था आपकी जन्म के आधार पर हो गई थी और हमने जो पूर्व वैदिक काल में पढ़ा वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। तो वर्ण जन्म के आधार पर इसमें कौन कौन सी जातियों में बांटा गया था मानव को, तो यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो है मानव को बांटा गया था। फिर नेक्स्ट है कि लोहे की जो खोज हुई थी, तो लोहे की खोज आपके उत्तर वैदिक काल के समय हुई थी। 1000 BC के आसपास उत्तर वैदिक काल में जो है आपके लोहे की खोज हुई थी। इस काल में कर्मकांड का महत्व जो है वो आपका बढ़ चुका था। नेक्स्ट है आपका कि जो आपका मानव जीवन है, मानव जीवन को यहाँ पे 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो आपकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली यहाँ पे ब्रह्मचार्य अवस्था, दूसरी यहाँ पे गृहस्थ है, तीसरी यहाँ पे वानप्रस्थ है और चौथी यहाँ पे संन्यास अवस्था है। तो इनके पे जो आपकी एज मानी जाती है ब्रह्मचार्य अवस्था की वो 0 से लेकर 25 वर्ष मानी जाती है। गृहस्थ अवस्था की 25 से लेकर 50 वर्ष मानी जाती है। वानप्रस्थ अवस्था की 50 से लेकर 75 वर्ष। संन्यास अवस्था जो आपकी मानी जाती है 75 से लेकर 100 वर्ष मानी जाती है। फिर यहाँ से जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ जो आपकी अवस्था मानी जाती है वो आपकी गृहस्थ अवस्था मानी जाती है जो आपकी 25 से लेकर 50 वर्ष है। इस काल की भी 3 महिलाएं जिन्हें विदुषी कहा गया वो भी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। फिर नेक्स्ट है कि इस काल की जो मुख्य विशेषता थी वो आपकी जाति प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वेदों को क्या कहते हैं? वेदों को कहते हैं श्रुति। वैदिक आर्यों का जो भोजन था, जो वैदिक आर्यों का भोजन था वो क्या था? जौ और चावल थे। आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी को क्या मानते थे? आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी को क्या मानते थे? चिकित्सा का भगवान मानते थे। आयुर्वेद के वैद्य जो थे वो धन्वंतरी को क्या मानते थे? चिकित्सा का भगवान मानते थे। नेक्स्ट, आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था, यानी कि वो अपना जीवन जो है किसके अनुसार चलाते थे? तो वो अपना जीवन जो है कृषि और पशुपालन करके चलाते थे। फिर नेक्स्ट, जो गोत्र संस्था का जो जन्म हुआ था ये किस काल में हुआ था? तो जो गोत्र संस्था का जो आपका जन्म हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक काल की तीस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो वैदिक काल की तीस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम नदी है। पुरुषनी नदी का आज के टाइम में नाम रावी नदी है। स्तोद्री नदी का आज के टाइम में नाम सतलुज नदी है। विपाशा का व्यास है। सरस्वती का घग्गर है। सदानीरा का गंडक नदी है। आस्कनी का चिनाब है। फिर यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका जो आपके वैदिक साहित्य से संबंधित आपके स्रोत थे, जो कि आपके साहित्यिक स्रोत थे जिसमें कि हमने वेद किया, ब्राह्मण किया, हरण्य किया, उपनिषद किए, ये आपके यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपके खत्म होते हैं। और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है वो आपका स्मृतियाँ और पुराणों से संबंधित चलेगा, जिसको कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्मृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्मृतियाँ होती क्या हैं। तो स्मृतियों के बारे में अगर हम देखें कि स्मृति होती क्या है, तो स्मृति का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आपका होता है याद किया हुआ। स्मृति का शाब्दिक अर्थ याद किया हुआ होता है। स्मृतियों को वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है, मतलब कि इसमें जो है वेद नहीं आते, यानी कि जो स्मृतियाँ हैं वो आपकी वेदों से अलग हैं। और जो ये स्मृतियाँ हैं ये आपके हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का समूह है, यानी कि जो स्मृतियाँ हैं वो आपके हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का एक तरह से ग्रुप है। फिर नेक्स्ट, शंकराचार्य ने जो है गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम जैसे ग्रंथों को स्मृति ही माना है। शंकराचार्य ने गीता, महाभारत, विष्णु सहस्त्र नाम को ग्रंथों में अपने जो है स्मृति ही माना है। फिर नेक्स्ट है कि जो हमारी स्मृति हैं इन स्मृतियों में देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी जो स्मृति हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी जो फर्स्ट जो हमारी स्मृति आती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति से हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि यह जो सबसे प्राचीन स्मृति है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति जो है आपकी वो सबसे प्राचीन स्मृति है और यह जो है शुंग वंश से संबंधित है। मेधातिथि ने मनुस्मृति पर क्या लिखी थी? टीका लिखी थी।
पे क्वेश्चन बनता है कि मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी थी, तो मनुस्मृति पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी। फिर नेक्स्ट है आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति से क्या क्वेश्चन बनता है आपका, यह पहली शताब्दी की रचना है। जो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है इसकी रचना कब हुई, इसकी रचना जो है फ्रेंड्स वो आपकी पहली शताब्दी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है आपका नारद स्मृति। तो नारद स्मृति से हमारा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, यह गुप्त काल की रचना है, इसमें जो है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका पराशर व कात्यायन स्मृति। यह जो है फ्रेंड्स आपकी 6वीं से लेकर 8वीं शताब्दी तक की रचना है। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फ्रेंड्स स्मृति के बाद वो आपका है पुराण। तो पुराण के बारे में पढ़ लेते हैं कि पुराणों का जो मीनिंग है वो क्या है और आपके टोटल पुराण कितने हैं और इनमें से जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से पुराण हैं। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्राचीन या पुराना। यह हिंदुओं के धर्म संबंधित ग्रंथ हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद जो है आए थे जो कि स्मृति विभाग में आते हैं। और स्मृतियों के बारे में भी हमने पढ़ा था ना कि जो स्मृतियां हैं वो आपके हिंदू धर्म ग्रंथ से संबंधित हैं और जो हमारी स्मृतियां आई थी वो भी आपके वैदिक काल के बहुत समय बाद आई थी। और जो आपके पुराण आए ये भी एक तरह से स्मृति विभाग में ही आते हैं। आपके जो स्मृति डिपार्टमेंट है आपका उसी में ही जो है आपके ये पुराण आते हैं और ये पुराण भी जो है आपके वो वैदिक काल के बहुत समय बाद आए थे और ये पुराण भी जो है स्मृतियों के जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से संबंधित हैं। पुराणों की जो आपकी कुल संख्या है वो 18 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो पुराण है वो टोटल कितने हैं आपके, वो टोटल जो है आपके 18 हैं। और इनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट आपके पुराण है वो हम पढ़ लेते हैं। तो 18 पुराणों में से जो आपका मत्स्य पुराण है ये आपका सबसे पुराना पुराण है और इसमें जो है सातवाहन और शिशुनाग वंश का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है इसमें स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है आपका वो सबसे बड़ा पुराण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है वायु पुराण। वायु पुराण इसमें जो है गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जो है दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।